Which species contain a different number of electrons from the other three? तो कौन सी स्पीशीज है जिसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बाकी तीन स्पीशीज से? डी, टेलुरियम 2 माइनस। ठीक है, मुझे भी टेलुरियम ही लग रहा है, ये मेक श्योर कर लेते हैं हम। अच्छा, H2SO4, राइट। H2SO4 में कितने होंगे? H2SO4 में हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और सल्फर के होंगे, राइट। SO4 2 माइनस इज बेसिकली जस्ट लाइक H2SO4, बस ये कि इसने हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन्स गाड़ के अपने पास रख लिए, राइट। इट हैज आल्सो, इसने हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके रख लिए, तो इन दोनों के तो सेम होंगे डेफिनेटली, ठीक है जी। और बाकी ये वाला भी सेम ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, चेक भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? ऑक्सीजन इज 8th एलिमेंट ना, तो 4 into 8, और क्लोरीन इज 17th, तो 17 और +1 50 हो गए ये। सल्फर होता है, सल्फर का किसी को पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16 होता है। 16 + 4 into 8 + 2, तो इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 50 आ रहे हैं, इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 50 आ रहे हैं, इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 50 आ रहे हैं। ठीक है, टेलुरियम को अगर हम जाके देखें ना, टेलुरियम कहाँ पे है हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो टेलुरियम 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 ये रहे। ठीक है, टेलुरियम क्या लिखा हुआ है? 52 लिखा हुआ है, और 2 माइनस करूंगा इसमें, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 52 + 2 यानी 54 हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर दैट इज रॉन्ग। बाकी सबके 50 है, लेकिन इसके कितने आ रहे हैं? इसके 54 आ रहे हैं। अच्छा, और बाय द वे मैंने इनके कैसे कैलकुलेट करे? सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है 16 है, ठीक है जी, 16 डाल दो सल्फर के लिए। 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 4 into 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 16 + 4 into 8 कर दिया, ये आ गए 48 आ गए SO4 के। 2 माइनस यानी इसने किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए, तो +2 कर दो, 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सिमिलरली H2SO4, SO4 के निकाल के 2 हाइड्रोजन के आ गए, और ClO4- भी Cl का 17 होता है, यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 into 8 प्लस करके, और माइनस है तो एक और डाल दोगे तो वो भी 50 हो जाएगा। तो 50 50 50, और इसके पास जो है वो 54। सो हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। Which factor causes helium to have a first higher ionization energy than hydrogen? The nuclear charge in helium is stronger than in hydrogen. अच्छा, पहली बात, इन द 1s ऑर्बिटल इन हीलियम द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। दिस इज करेक्ट, ये गलत बात नहीं है। हाइड्रोजन के ना अनपेयर्ड होता है, हीलियम के अंदर पेयर्ड होता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन बात ये है, इससे एक्सप्लेन क्या होगा? इससे एक्सप्लेन होगा लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। हीलियम की लोअर होनी चाहिए थी इस एतबार से, लेकिन उसकी आ क्या रही है? उसकी हायर आ रही, इट इज कमिंग आउट टू बी हायर, राइट। सो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होता है, तो हीलियम की लोअर होनी चाहिए, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फैक्ट। द लोएस्ट एनर्जी लेवल इन हीलियम इज फिल्ड। वंस अगेन फिल्ड है, वही बात हो गई, पेयरिंग वाली हो गई तकरीबन बात, ठीक है। और कुछ खास सेंस नहीं बन रहा कि फील्ड भी है तो हम इससे क्या करें, फील्ड है कि नहीं, तो ये भी हमें सही नहीं लग रहा। और होगा भी तो मोस्ट प्रॉब्ली स्पिन पेयर रिपल्जन की तरफ ही जाएगा, तो वैसा ही लिखा हुआ है जैसे ऊपर वाला है, तो ये भी कुछ सिमिलर ही लग रहा है, देयरफॉर इसको भी रॉन्ग ही करो। द न्यूक्लियर चार्ज इन हीलियम इज हायर देन हाइड्रोजन, दिस इज करेक्ट। और जाहिर बात है, जब न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा तो जोर से खींचेगा, सो ज्यादा एनर्जी लगेगी फिर निकालने में, सो दिस सीम्स लाइक अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देयर इज लेस शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल इन हीलियम, हम सबको पता है अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग रिमेन सेम, सो दिस फैक्ट इज रॉन्ग। ये तो फैक्ट ही रॉन्ग है, डी वाला रॉन्ग है, ए और बी सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उस फैक्ट को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सी ही है जो एक्सप्लेन कर रहा है हमारे फैक्ट को, हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को। अच्छा, फिर क्या है? 0.216 ग्राम सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड reacts with an excess of water to produce methane gas. This is the only carbon containing product formed in the reaction. This methane gas burns completely in oxygen to form hydrogen, to form water and carbon dioxide only. The volume of carbon dioxide produced at room temperature and pressure is 108 centimeter cube. What is the formula of the aluminium carbide? अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है वो शायद मैंने आपको करवाया भी था आपकी एटम्स वॉल की स्टोइकियोमेट्री में, इससे कुछ मिलता जुलता था, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकली दीज आर कंसिडर्ड हार्ड। अब इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें सारी चीजें पता नहीं होती है। तो 0.216 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड है। अब एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है इन चारों में से। रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। अच्छा, जो भी हमारा
एल्यूमिनियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम एक्स कार्बन वाई, ठीक है जी, दैट इज रिएक्टिंग विद वाटर टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। जाहिरन बात है और भी चीजें होंगी, ऑब्वियसली देयर विल बी अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन वी हैव नो आइडिया व्हाट दोस अदर थिंग्स आर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस सम एक्स वाई जी रैंडम प्रोडक्ट्स, ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देम। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई, उधर से आपको हिंट मिल गई, दिस इज द ओनली कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट, राइट। तो जो भी फॉर्म हो रहा है, Al2O3 फॉर्म हो रहा हो, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही हो, जो भी हो रहा हो, वी डोंट केयर। हमें यह पता है कि जितने भी कार्बन यहाँ पे आए हैं वो कहां से आए होंगे, इधर से ही आए होंगे, और कहीं से नहीं आ सकते। सो इसका मतलब अगर ये y कार्बन थे हमारे पास, सो देयरफॉर आई शुड हैव y मीथेन्स, मेरे पास y अमाउंट ऑफ मीथेन्स आए होंगे। फिर मैंने क्या किया, दिस मीथेन गैस बर्न्स कंप्लीटली इन ऑक्सीजन, ऑब्वियसली कंबशन है, तो इसका मतलब है ये YCH4 जो है बर्न कर रहा है इन ऑक्सीजन, और ऑब्वियसली कितना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा होगा, CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, YCO2 आ जाएंगे, और बाकी H2O वगैरह को छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वन सेकेंड मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे CO2 का ही प्रेशर वो वॉल्यूम दिया हुआ है CO2 का, राइट। तो मैं CO2 कार्बन के एतबार से कर देते, ऑक्सीजन को छोड़, दफा करो, गोली मारो, बिला वजह में परेशान होंगे, इसको करनी जरूरत। तो मुझे पता है कि जाहिर बात है जब Y कार्बन यहाँ पे जलेंगे तो Y कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 100 cm3, so I know we can work out the moles of carbon dioxide, because I know 108 अगर ये है, तो मैं अगर इसको 24,000 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे। सो 108 डिवाइड बाई 24,000, ये आ गए मेरे पास 4.5 इंटू 10⁻³ मोल्स। अच्छा, अब मेरे पास 4.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आए, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है, एक कार्बन है ना। तो अगर मेरे पास 4.5 इंटू 10⁻³ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मेरे पास कार्बन के एटम्स कितने हैं, मेरे पास कार्बन के एटम्स भी इतने ही है, बिकॉज कार्बन एक ही दफा अपीयर हो रही है इन द फॉर्म। सो इफ आई हैव गॉट 4.5 इंटू 10⁻³ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स आई हैव गॉट 4.5 इंटू 10⁻³ कार्बन, राइट। और मुझे पता है कि ये जितने भी कार्बन हैं ये आए थे CH4 से, ये CH4 आए थे यहां से, यानी इतने अमाउंट ऑफ कार्बन कहां पे मौजूद थे, इतने अमाउंट ऑफ कार्बन यहां पे मौजूद। दिस 4.5 into 10⁻³ carbons is actually all of the carbons that were present in the AlXCy. So these are the carbons in AlXCy, ठीक है, यानी जो ये CY की वैल्यू आ रही है, CY की वैल्यू मेरे पास ये इतनी आ रही, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमें ये दिया हुआ है कि 0.216 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है। हम एक काम क्या कर सकते हैं, हम अब ट्रायल एंड एरर पर जा सकते हैं। What I can do is I can work out the moles of carbon in each of them, and then I can compare this value with the value that I've gotten. मुझे पता है 4.5 into 10⁻³ कार्बन ही इस एल्यूमिनियम कार्बाइड, तो मैं ट्रायल एंड एरर परफॉर्म करके मैं चेक कर लूंगा कौन सा आंसर इसके साथ मैचअप कर, ठीक है। एक करके दिखाया था, फिर हम जल्दी जल्दी बाकी वाली भी कर लेंगे। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ए के लिए करना चाहूं ये ट्रायल एंड एरर, सो फॉर ए व्हाट एम आई गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू वर्क आउट द मोल्स ऑफ Al2C3। कैसे निकलेगा, 0.216 को डिवाइड करना पड़ जाएगा 2 × 27 + 3 × 12 से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे कार्बन एटम्स के, ठीक है, कार्बन एटम्स के मोल्स आए मेरे पास। या इस तरह से सोच लो कि मेरे पास इतनी अमाउंट ऑफ कार्बन है, दिस मच अमाउंट ऑफ कार्बन। ये बताओ आंसर क्या आ रहा है, 0.216 ओवर 2 × 27 + 3 × 12, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.4 × 10⁻³ अब ये किसके मोल्स निकले, ये तो पूरे एल्यूमिनियम कार्बाइड के निकले, लेकिन मुझे पूरे एल्यूमिनियम कार्बाइड के नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कार्बन के चाहिए। तो मुझे पता है एक इसके अंदर कितने कार्बन है, 3 है। So if I want the moles of carbon, so what will I have to do? I will have to multiply this value by 3, ताकि मुझे ये मिल जाए कि मेरे पास कार्बन के मोल्स कितने, राइट। सो 3 इंटू ये कर लेते हैं, ये आ गया 7.2 इंटू 10⁻⁻³। ये हमें नजर आ रहा है ये हमारे आंसर के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा,
इसी तरह हम बी के लिए करेंगे, इसी तरह हम सी के लिए करेंगे, इसी तरह हम डी के लिए करेंगे, देखेंगे कि इसमें हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻³ आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। 0.216 अपॉन 3 इंटू 27 प्लस 2 इंटू 12, ये आ गए इसके मोल्स, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 4.11 आ रहा है। ठीक है, मैं इनके साथ साथ लिखता भी जा रहा हूं। इसमें 7.2 इंटू 10⁻³ आ रहा है मेरे पास। इसमें मेरे पास 4.114 इंटू 10⁻³ आ रहा है। L3C4 भी निकाल लेते हैं। 0.216 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 27 प्लस 4 टाइम्स 12, ये आ गया, और फिर इंटू 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.697 इंटू 10⁻³ एंड देन फाइनली इसको निकाल लेते हैं। 0.216 ओवर 4 टाइम्स 27 प्लस 3 टाइम्स 12, ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो, ये एग्जैक्ट आ रहा है मेरे पास 4.5 इंटू 10⁻³ सो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो वापस क्या हो गया, डी हो गया। सर डिवाइड नहीं कराने चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? डिवाइड क्यों कराएंगे बेटा? देखो, एक Al2C3 में कितने कार्बन हैं बेटा? इन वन Al2C3 you've got 3 carbons, right? So whatever the moles of Al2C3 you multiply by 3 to find out the moles of carbon in that compound. ठीक है, हेलो 1 2 3, समझ में आया सबको ये कैसे करना है? इसकी और भी कोई टेक्निक होगी, ठीक है जी, बुक्स, डेफिनेटली इसकी और भी कोई टेक्निक होगी करने की, लेकिन ये वाली टेक्निक मुझे पता है तो मैंने आप लोगों को ये वाली टेक्निक बता दी। इसका मेरे ख्याल से ये भी कर सकते हो कि इस तरह से कर लेते कि 1:y का रेशियो लेते, ठीक है जी, फिर 1:y के रेशियो से निकाल लेते, लेकिन वही बात हो जाएगी, नहीं यही सही है, बस ये ठीक है, आगे चलते हैं। कोई लिख तो नहीं रहा इसको? फोर्थ वाला करो शाबाश। सी, ओके जी। तो यार सामने इसकी इक्वेशन देखी हुई है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, 4C हो गया हमारे पास। हम 9701 करना है, इसके आंसर्स भी चेक करते जाते हैं साथ साथ। बुक्स, MS12, डी सी किया है हमने अभी तक, डी सी ठीक है। An ion contains one nitrogen atom and two hydrogen atoms. सर लेकिन क्वेश्चन में मोल्स लिखा होना चाहिए था, नॉट मॉलिक्यूल्स। कौन सा बेटा, कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रही हो? Reaction between two gases takes place on the surface of a catalytic converter of a petrol engine car. In this reaction, four reactant molecules produce three reactant product molecules. What could be two reactant gases in this reaction? अच्छा, you're asking for the equation. अच्छा, देखो, मैं मोल के एतबार से बोलूं या फिर मैं उसके एतबार से बोलूं, मॉलिक्यूल्स के बारे में बोलूं, वो सेम ही होता है। द मोलर रेशियो इज एग्जैक्टली लाइक द मॉलिक्यूलर रेशियो, ठीक है। तो NO प्लस CO विल बिकम N2 प्लस CO2, ठीक है। और इसकी बैलेंसिंग क्या हो जाएगी? इसकी बैलेंसिंग हो जाती है 2NO और 2N, नहीं सॉरी इस तरह नहीं करते, इसकी बैलेंसिंग क्या होती है बेटा? हाँ, लेट्स डू ½ N2 अगर करेंगे तो मसला बन जाएगा, तो वो बैलेंस नहीं होंगे। यार मैं इसमें बैलेंसिंग, कार्बन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, ये ये वाली हमारी, अच्छा, ये है इसकी बैलेंस, ठीक है। टू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म थ्री प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी देख लेना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट कर सकता है विद योर कार्बन मोनोऑक्साइड, बट इन दैट केस व्हाट यू वुड गेट इज, उसमें बैलेंसिंग पर ये वाली नहीं बन रही होगी बिल्कुल भी, तो इसको 2 करना पड़ जाएगा, और जो है 2 2 जा 4,
ठीक है जी, और 4 हो गए, और इधर इसकी हमें, तो इसको 2 करना पड़ जाएगा, 2 कार्बन, और फिर ये 2 और 2 टू द 4, 4 3 3 करना पड़ जाएगा। सो 4 विल रिएक्ट टू फॉर्म 4। तो NO2 वाले की बैलेंसिंग आपके पास ये हो जाएगी और ऊपर वाले की ये हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है आपके पास, 1 मोल इक्वल्स टू एवोगाड्रोस कांस्टेंट मॉलिक्यूल्स। यस बेटा देखो, जब मैं बोलूं ना, जब मैं ये बोलूं, मैं इधर इस तरह से लिखूं इस इक्वेशन को, तो इसका मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ NO रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ, हाँ सॉरी, वो देख लेते हैं उसको, ये होगी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग होगी। एक सेकंड में पहले वाली चीज समझा दूं, फिर इसको भी देख लेंगे हम। अच्छा, 2 moles of NO react with 2 moles of CO to form 1 mole of N2 plus 2 CO2, right? Now, this is also correct at the molecular level. 2 NO molecules will react with 2 CO molecules, forming 1 molecule of N2 and 2 molecules of CO2. तो जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो मोलेक्युलर लेवल पे भी सही होती है और मोलर लेवल पे भी सही होती है, और दोनों चीजों में उस बात का मकसद एक ही होता है। मोलर लेवल पे भी बात वही है और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी बात सेम ही होता है। मोल्स, यानी अगर हम देखें इक्वेशन को, तो बेसिकली हमें मॉलिक्यूल्स का बता रही होती है कि ये इतने, एक मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट करता है, 2 इसके करते हैं, या 3 करते हैं, 4 करते हैं, जितने भी रिएक्ट करते हैं, एंड इवेंचुअली वो मोलर में भी कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि मोल्स क्या होता है, मोल्स ये होता है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, हाउ मच अमाउंट यू हैव ऑफ दैट। तो ये वही बात बन जाती है बेसिकली। अच्छा, अब इसकी बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, 2N N2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अगर मैं इसको 2 करूं तो 2 कार्बन हो जाएंगे, लेकिन फिर अगर इसको 2 करूंगा तो 2 कार्बन, 2 2 जा 4 हो गए। एक काम करते हैं, फिर ऐसा कर लेते हैं कि इसको हाफ कर लें, हो जाएगी बैलेंसिंग, 4 2 और एक और, हो गई बैलेंसिंग। 2 कार्बन, 2 2 4, 2 2 जा 4, दिस वुड बी द बैलेंसिंग। ठीक है। तो अब हमें नजर आ रहा है कि 4 रिएक्ट कर रहे हैं, 3 बन रहे हैं, और यहाँ पे 3 रिएक्ट करके 2.5 बन रहा है, राइट। 4 रिएक्ट टू फॉर्म 3, एंड यहाँ पे 3 रिएक्ट टू फॉर्म 2.5। So that's why the equation that was correct is C. An ion contains 1 nitrogen atom and 2 hydrogen atoms. It has an H and H bond angle of approximately 105 degrees. Which row is correct? D. Okay जी, so हमारे पास 105 आ रहा है। 105 किसका होता है, 104 पॉइंट, जो वो होता है आपके पास 104.5, दैट इज बेसिकली ऑफ योर वी शेप बेंड मॉलिक्यूल, राइट। सो नाइट्रोजन बेसिकली ये कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस, राइट। सो जाहिर बात है, पर नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स होने चाहिए, सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स ये होने चाहिए, और ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा। अच्छा, ओवरऑल चार्ज जो है, ओवरऑल चार्ज -2 नहीं होना चाहिए था। एन आयन कंटेन्स 1 नाइट्रोजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो जब इसने एक से लिया तो -1। अच्छा ठीक है, कुछ ऐसी है ये, बिल्कुल प्योर वी शेप्ड बेंट वाला मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो यही होगा, ये होगा, मतलब अमोनिया था, अमोनिया ने फॉर सम रीजन हाइड्रोजन को डिच मार दिया, एक हाइड्रोजन को, अब उसके पास एक लोन पेयर है, लेकिन नहीं ना, फिर नंबर ऑफ लोन पेयर्स पर ये नहीं होंगे ना, मेरे ख्याल से इसका इलेक्ट्रॉन उसने कहीं से गेन और तो किया होगा, लेकिन उसने हाइड्रोजन का भी तो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, उसके ऊपर चार्ज -2 क्यों नहीं आ रहा। अगर हम देखें, अगर हम अपने अमोनिया को देखें, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट आवर अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है, ये होता है अमोनिया, नहीं ना, अरे यार, अमोनिया इज दिस, राइट, लाइक इट इज गॉट अ लोन पेयर एंड 3 विद दैट, सही है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो अमोनिया इज दिस, अब क्या हुआ, इसने एक हाइड्रोजन को डिच मार दिया, जब एक हाइड्रोजन को डिच मारेगा तो हम इसको डिच मारते हैं, हटाते हैं यहां से, और हाइड्रोजन के साथ जिसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था वो इसने वापसी ले लिया, और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन रख लिया होगा, जब उसको डिच मारा होगा उसकी हेटेरोडेटिक फ्यूजन करके अपने पास रख लिया होगा इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली कुछ ऐसा है। तो 2 लोन पेयर्स आ गए, एक काम करते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं विद अ डॉट,
ये किसी और का है, ठीक है, डॉट वाला हाइड्रोजन का कह देते हैं, उस हाइड्रोजन का था। और जाहिर बात है ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसने किसी और से चुराया हुआ है, तो -1 आ गया और 2 लोन पेयर्स हो गए, बिल्कुल सही है, तो डी ही होना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर गोइंग टू बी 2 एंड द ओवरऑल चार्ज इज गोइंग टू बी -1 बिकॉज इट हैज टेकन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवेयर टू मेक द 2 लोन पेयर्स। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर क्या है, why does ICl have a higher boiling point than Br2? तो ICl का बॉइलिंग पॉइंट Br2 से ज्यादा क्यों है? Because of the difference in polar nature of ICl and Br2. ओके जी, बी, ए, ओके, because of the difference in the bond energies do not explain boiling points, they will explain the decomposition। ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम इसमें हॉट रॉड डालेंगे तो हमें ब्रोमीन का वेपर मिलेगा या आयोडीन का वेपर मिलेगा, कितना फास्ट रेट पे मिलेगा, क्या होगा। जब हम सिंपल मोलेक्युलर सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम बॉन्ड एनर्जीज की बात नहीं करते, ठीक है, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द इंटरमोलेक्युलर पोर्शंस। तो ए तो डेफिनेटली रॉन्ग, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पोलर नेचर ऑफ ICl एंड Br2। Br2 क्या है, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक, यानी इसमें आपकी पोलैरिटी दोनों की सेम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होगी, तो ये पोलर कंपाउंड नहीं है, इसमें परमानेंट डायपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इसमें परमानेंट डायपोल एग्जिस्ट करेगा। So this is going to have temporary dipoles, whereas ICl is going to have a permanent dipole, ठीक है। तो difference, yes, you have got a difference, that is why you're having a permanent dipole in your ICl। अच्छा, फिर अगर हम C की बात करें तो because of the difference in the number of electrons contained in ICl and Br2, इसको आप चेक कर सकते हैं बाय दोनों के इलेक्ट्रॉन्स चेक करके, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स चेक करें, ब्रोमीन के कितने हो गए, ब्रोमीन के हो जाएंगे 35 + 35 70, और क्लोरीन और आयोडीन के हो जाएंगे 17 + 53, वो भी 70 हो गए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के सेम है, तो यानी इनकी टेम्पररी डायपोल फोर्सेस दोनों की सेम ही होनी चाहिए, इसमें भी 70 है, इसमें भी 70 है। सो दिस इज नॉट अ फैक्टर दैट इज एक्सप्लेनिंग दैट थिंग, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रिलेटिव मोलेकुलर मासेस। वंस अगेन मोलेकुलर मासेस से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। In this question, you may assume that nitrogen behaves as an ideal gas. 1 atmosphere pressure equals to 101 kilopascals. Which volume does 1 gram of nitrogen occupy at 50 degrees Celsius and a pressure of 2 atmospheres? Simple, straightforward सा question है, P equals to nRT लगाना है, तो जल्दी से लगा लेते हैं। So PV equals to nRT, प्रेशर क्या दिया हुआ है हमको, 2 atmospheres, एक एटमॉस्फेयर दिए हुए 101 किलो पास्कल्स। So 2 into 101 into 10⁻³ पूछा हुआ क्या है हमसे, हमसे वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो वॉल्यूम को हम ऐसे डाल देंगे। मोल्स कैसे निकाल लेंगे, 1 डिवाइड बाय द mR ऑफ नाइट्रोजन, सो 1 डिवाइड बाय 28, राइट, 14 into 2, नाइट्रोजन का एक का 14 होता है, N2 में एग्जिस्ट कर रही होगी, तो 2 into 14 करना पड़ेगा, 28 करना पड़ेगा, और R क्या हो गया 8.31। खदीजा कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक कर ले, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 + 2 73, ठीक है, एंड देन वी कैन सॉल्व फॉर दिस वॉल्यूम। So what is the volume that we are getting? 1/28 into 8.31 into 273 plus 50 divided by 2 into 101 into 10⁻³. So we are getting 4.7456 into 10⁻⁻⁴, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है, 474 cm³ बन जाएगा आपके पास ये। अच्छा, फिर अब हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करो। सी, ओके, लेट्स सी, any covalent compound that contains both oxygen and hydrogen in its molecule forms hydrogen bonds, correct or wrong? अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, दोनों हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा होगी, रॉन्ग। कैन यू गिव एन एग्जांपल जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होते हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर भी नहीं होती? एस्टर, वेरी गुड, एस्टर की एग्जांपल है, ठीक है ना, कार्बोनाइल्स की एग्जांपल है, दे आर नॉट फॉलोइंग दिस, उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्टली बॉन्डेड होना लाजमी है, सिर्फ दोनों का होना लाजमी नहीं है, सो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। Ionic bonds and covalent bonds cannot both occur in the same compound, correct or wrong? Wrong. Can you give me an example जिसमें ionic bond और covalent bond दोनों था है?
NH4Cl, वेरी गुड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, NH4+ मेकिंग एन आयनिक बॉन्ड विद Cl माइनस, अमोनियम क्लोराइड, वेरी गुड। NH4 के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है और NH4 और Cl के बीच में आयनिक बॉन्डिंग है, बिल्कुल सही है, बेस्ट हो गया। अच्छा जी, Cl2 बेटा, Cl2 में आयनिक बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, Cl2 में बस कोवलेंट बॉन्डिंग। Ionic compounds differ from metals in that ionic compounds do not conduct electricity in the solid state. This is correct. Molten और aqueous state में करते हैं, solid state में नहीं करते, तो ये इसी बात से differ करते हैं। और the only covalent compounds with high melting points are those in which hydrogen bonds occur. Correct or wrong? Wrong. Can you give me an example that is violating this fact? Silicon, diamond, ठीक है ना, सिलिकॉन की बात कर लें या डायमंड की बात कर लें, तो अगर आपका स्ट्रक्चर जायंट हो जाए तो उसके अंदर भी आपके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात कर लें, ये सारे आपके पास एग्जाम्पल हो गए। चलो 9 करो। बी, ओके, लेट्स सी। अच्छा, फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मसला है? 1 मोल तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ये गैसियस स्टेट में है, तो ये गलत है, ये सॉलिड स्टेट में होना चाहिए था, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। फिर इसको देख ले, हाफ N2 हाफ O2 NO बना रहा है, स्टेट सारी सही है, 1 मोल सही है, ये सही लग रही है बी, जो आप लोगों ने कहा। Na2O SO3, यहाँ पे क्या गलत है? यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है जी, एलिमेंट्स नहीं है। एंड सिमिलरली इधर भी यही मसला है, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। सो ये दोनों तो ऑब्वियसली गलत हो गई, ए भी गलत है, बी इज द करेक्ट आंसर ओनली। अब आ जाओ यहाँ, टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज आर गिवन, formation of BCl2 and formation of BCl3. What is the enthalpy change for the reaction 3BCl2 equals to 2BCl3 plus V? Easy peasy, कर लेते हैं जल्दी से। तो 3BCl2 बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट भी कर लेंगे, तो अगर आप डायरेक्ट कर भी लेते हैं तो उसको इतने मसले की बात नहीं है। वनेडियम क्लोरीन, ठीक है जी, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, सो ये बेसिकली 3 टाइम्स VCl2, 3 टाइम्स VCl2 ले लूंगा, नहीं 3 टाइम्स -452, और 2 टाइम्स VCl3 ले लूंगा -573। और फिर ऑपोजिट जाना होगा तो इसको यहां से यहां, इसको यहां से यहां, इसको नेगेटिव में लूंगा, इसको पॉजिटिव में लूंगा। सो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी -(3) × -452, पहला वाला रिवर्स करना है और दूसरा वाला एज इट इज लेना है, +2 × -573। +210, ओके, टेकिंग योर वर्ड फॉर इट। कंप्यूट कर लेता हूं मैं भी, -452 +2 × -573, यस, +210। इसमें कोई कंफ्यूजन 10th वाले में? ओके जी, आगे चलते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट। इक्वेशंस फॉर सम रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन peroxide आर गिवन, in which reaction is hydrogen peroxide acting as a reducing agent, ठीक है जी। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। सो वी नीड टू सी कौन से रिएक्शंस में रिडक्शन हैपनिंग हो रही है दूसरी चीज की। क्या इधर रिडक्शन हुई है? नहीं, इधर ऑक्सीडेशन हो गई है, दिस गॉट ऑक्सीडाइज्ड, तो ये हुई है आपके पास ऑक्सी। इधर देखिए, इधर क्या है? 4 × -2 -8, उधर जाके +8 और -1, तो यहाँ पे +7 था और यहाँ पे +2 हो गया, इधर रिडक्शन हुई है, 2, यू हैव गॉट अ रिडक्शन, +7 से आप +2 की स्टेट में गए, दिस इज अ रिडक्शन। एंड देन सिमिलरली 3+ से 2+, सो वी कैन क्लियरली सी के वंस अगेन हम जो है वो यहाँ पे भी क्या हुए, रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एतबार से भी देख सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के एतबार से देखना होगा, ठीक है, हाइड्रोजन की वो नहीं चेंज करती ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यू कैन देन सी विद द एतबार ऑफ ऑक्सीजन कि यहाँ पे ये -2 था, यहाँ पे 0 हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे भी देखो -2 था, सॉरी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -2 नहीं होता, आई थिंक इट इज -1 इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये स्पेशल केस होती है, तो वो यहाँ से -1 से 0 जा रहा है। तो ऐसे भी देख सकते हो, वैसे मेरे ख्याल से ज्यादा आसान ये था कि ये देख लो कौन सी चीज रिड्यूस हो रही, तो 2 और 3 में दोनों में रिडक्शन हो रही है। अच्छा, ये सवाल तो अभी करवाया है जैनब ने मुझसे। जैनब, तुमने बताया नहीं अभी करना है पेपर सर उस वक्त ही करवा दीजिएगा।
सी है इसका आंसर, यस। सो लेट्स जो है वो तुम्हारा दूसरा सवाल ज्यादा दिन देने में, चलो। अच्छा अब इसको कर लेते हैं। क्या करना है, हमने चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वनेडियम और बैलेंसिंग करनी है। ऑब्वियसली रिडॉक्स बैलेंसिंग होगी, नजर आ रहा है रिडॉक्स इक्वेशन है तो रिडॉक्स बैलेंसिंग करनी है इसकी। अच्छा पहले तो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वनेडियम कर लेते हैं। अच्छा तो वनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आ रहा है, यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे मेरे ख्याल से +4 है और यहां पे मेरे ख्याल से +5 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, कंफर्म करो, यही है, ठीक है। अच्छा तो एक काम पहले कर लेते हैं, वनेडियम की इक्वेशन पहले बना लेते हैं, ठीक है, और बी और सी को करेक्ट कर लेते हैं, यही होगा हमारे पास। सो VO2 प्लस, ये इज कन्वर्टिंग इनटू VO2 प्लस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि +5 से ये +4 जा रहा है। जाहिर बात अगर +5 से +4 जा रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ जाएगा, ठीक है। विल हैव टू मेक श्योर इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ऑक्सीजन को आई डोंट नीड टू बैलेंस बिकॉज वो मेरा अभी प्राइमरी कंसर्न नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दीज ऑक्सीजन बैलेंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो मेरा प्राइमरी कंसर्न नहीं है। मेरा प्राइमरी कंसर्न अभी वनेडियम है। इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप इसको V+5 प्लस एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू V+4 लेंगे, मतलब आप पूरी तरीके से ऑक्सीजन को उड़ा ही दो इक्वेशन, सोचो ही नहीं ऑक्सीजन के बारे में। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड हाफ इक्वेशन दैट कैन हेल्प यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सल्फर को भी देख लेते हैं। सल्फर H2O3 से H4O6 जा रहा है, सो 2H2O3 2 माइनस इज गोइंग टू S4O6 2 माइनस, ठीक है। यहां पे मेरे ख्याल से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहां पे +2.5 है, कंफर्म करो। और घबराने की जरूरत नहीं है, 0.5 में आ सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वैसे ही करेंगे सॉल्व, हो जाएगा आराम से सॉल्व हो, ठीक है। अच्छा अब लेट्स सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग। जाहिरन बात है, अगर मैं देखूं इधर, अगर मैं +2 से +2.5 जा रहा हूं तो मुझे 0.5 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ जाएगा, राइट। पर सल्फर एटम आई नीड टू लूज 0.5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर मैं एक सल्फर की बात करूं तो मुझे 0.5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ जाएंगे। लेकिन यहां पे अभी एक सल्फर की बात नहीं हो रही, यहां पे कितने सल्फर की बात हो रही है, 4 सल्फर बंद। तो बेसिकली 4 सल्फर 0.5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, सो बेसिकली 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हो जाएगा। और 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.5 इज 2। तो इन टोटल इन दिस रिएक्शन फॉर ऑल द 4 सल्फर्स आई एम हैविंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सारे सल्फर 0.5 0.5 0.5 लूज करते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2.5 करें। अब बैलेंसिंग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी। वंस अगेन ऑक्सीजन को मैं बैलेंस करूं नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे वो बैलेंस नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। तो व्हाट विल आई हैव टू डू, मुझे इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, इसको एज इट इज ले लूंगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नजर आ रहा है कि ये वाला नंबर 2 हो जाएगा, ये वाला नंबर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास बाकी अगर हम देखें, सो हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 2 2 जा 4। सो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 4H+ डालने पड़ेंगे। एंड सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी C। X and Z are the same value and half of the value of Y। तो Y की वैल्यू 4 है और X और Z हाफ है उसके 2 2 है। सर कैन वी डू ट्रायल एंड एरर टू, यू कैन डू ट्रायल एंड एरर टू, बट यहां पे क्योंकि वैल्यूज नहीं दी हुई ना बेटा, तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, हो सकता है, ठीक है। बाकी इसको देख लो, हो सकता है रिडॉक्स बैलेंसिंग के बगैर भी हो जाए ये क्वेश्चन, इतना ये मुश्किल लग नहीं रहा कि इसके लिए रिडॉक्स बैलेंसिंग हो सकता है, हम उसको इग्नोर करके ही कर लें। अगर हम इसको इग्नोर करके करें तो देखो जरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2 2 जा 4, तो इसको तो 4 ही होना पड़ेगा, ठीक है जी। और 2 ऑक्सीजन हो गए, नहीं, फिर थोड़ा फिर ट्रायल एंड एरर कर सकते, मतलब एक्स की वैल्यू अगर, अब जाहिर बात है क्योंकि वनेडियम इधर भी है इधर भी है तो ये दोनों तो सेम ही होगा, दिस एक्स एंड जेड इज गोइंग टू बी सेम। तो इसको 1 1 रख के देख लो, वो अगर बैलेंस हो गया तो सही है, 2 2 रख के देख लो बैलेंस हो गया तो सही है। ऐसे भी कर सकते हो लेकिन रिडॉक्स बैलेंसिंग करके दिखा दी, ठीक है। आई जस्ट शोड यू द रिडॉक्स बैलेंसिंग। सो आई बिलीव दिस कैन आल्सो बी डन मच मोर सिंपली बाय जस्ट सिंपल बैलेंसिंग। तो अगर उससे भी हो जाता है तो उससे भी कर लो, कोई मसले की बात नहीं।
ओके जी सर, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, प्लीज प्लीज रिपीट। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बेटा, एक सल्फर 0.5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट, +2 से +2.5 में जाने के लिए, सो इट मस्ट लूज 0.5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हाउ मेनी सल्फर्स आर लूजिंग 0.5 इलेक्ट्रॉन्स? 2 2s are 4, 4 सल्फर्स आर लूजिंग 0.5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 4 लूज करेंगे 0.5, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इन टोटल 4 सल्फर्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 4 सल्फर्स 2.5 की स्टेट में लाएंगे। अच्छा जी, चलो 13 करते हैं। When some solid is added to a water beaker of water and equilibrium is set up, which compound when added to the equilibrium mixture increases the amount of this thing present? Yes, Minail, they can be in fractional form. Anji, in which one will the equilibrium be shifted towards the left hand side? A, okay, let's see. अच्छा, अमोनिया अगर हम डालेंगे तो अमोनिया क्या करता है? अमोनिया H+ को एक्सेप्ट करता है ना। अमोनिया तो H+ को एक्सेप्ट करेगा, यहां पे H+ तो है ही नहीं। आर यू श्योर अबाउट दैट? CH3CO2 H, NH4Cl डालोगे तो ये H+ दे देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, ये भी राइट तरफ चल जाएगा। NaCl कुछ भी नहीं करेगा, अमोनिया ही कुछ ना कुछ करेगा। अमोनिया को ही कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है अमोनिया यहाँ पे, ये नहीं समझ में आया। अमोनिया बाबू क्या करेंगे आप? NaCl will not reduce Ca2+, भाई क्या हो गया? NaCl will not react with Ca2+, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट टेक्निकल, लेकिन मैं टेक्निकल डिटेल आपको समझाता हूँ। NH4Cl क्या करेगा? NH4+ रिलीज करेगा, है ना। और NH4+ क्या करेगा? H+ रिलीज करेगा। H+ OH- के साथ जाके रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, है ना। मसला क्या है, जब ये होगा तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि H+ से जाके OH- से रिएक्ट करके उसको पानी में तब्दील कर दिया, तो OH- कम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। We don't want that. We want it to shift towards the left hand side. So this is wrong, right? We don't want this. We don't want the OH- concentration to decrease. जो भी हो इंक्रीज हो तो हमारे लिए बेटर है, डिक्रीज होने में तो इक्वल टू राइट हैंड साइड है। सिमिलरली इसका भी मसला यही है, ये भी क्या करेगा? ये भी H+ देगा और वही H+ OH- के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। वही मसला आ गया, वंस अगेन OH- की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास डिक्रीज कर जाएगी, तो डिक्रीज करेगी, वंस अगेन इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। मसला बन गया, ये भी सही नहीं है। NaCl की बात करें, अच्छा NaCl जब पानी में जाएगा तो क्या बनेगा? Na+ और Cl- बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब Na+ और Cl- यहाँ पे कोई आयन नहीं है, ना Na ना Cl, तो ये कुछ भी नहीं करेगा इस इक्विलिब्रियम में। मोस्ट प्रोबब्ली इट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, तो ये वाला तो हम आंसर लेंगे भी नहीं, ना क्लोराइड के आयन है ना सोडियम के आयन आपके पास। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अमोनिया पे। अमोनिया क्या करता है? अमोनिया जो है वो ये कर सकता है कि इट कैन रिएक्ट विद वाटर एंड एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड लोरी बेस एंड मेक दिस, जिसकी वजह से OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। यानी वी डोंट वांट एन एसिड, क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। वी नीड अ बेस, बिकॉज बेस विल रिएक्ट विद वाटर, cause it to release OH- ions and they will favor our equilibrium towards the left hand side। ठीक है जी। Can't Cl react with calcium? It can, मे बी, इट माइट, हो सकता है कर भी ले, लेकिन ना ये एक, हाँ हो सकता है खरीदा, लेकिन वही बात हो गई, कैल्शियम निकल जाएगा सॉल्यूशन में से या कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, तो वही बात हो जाएगी कि तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, अगर कैल्शियम फॉर एग्जांपल रिएक्ट कर भी देता है, लेट्स से कैल्शियम रिएक्ट्स विद Cl, राइट,
इफ इट्स गोइंग टू रिएक्ट, ठीक है जी, एक्विस सॉल्यूशन में तो फिर भी वो Ca2+ और Cl- ही होगा ना, तो रिएक्ट हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्विस सॉल्यूशन में स्टिल Ca2+ एंड Cl-, राइट। Cl2 को भी पानी में डालोगे तो Ca2+ और Cl- ही बनेंगे, तो देखा जाए तो कोई फर्क नहीं होगा, बस आयंस तैर रहे होंगे बहुत सारे अंदर, राइट। सो इवन इफ कैल्शियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, नो चेंज, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन में कैल्शियम के आयंस हैं और क्लोराइड के आयंस आप डाल देंगे तो ये रिएक्ट करें या ना करें, बात एक ही है, सॉल्यूशन में कैल्शियम और क्लोराइड के आयंस होंगे ही मौजूद, राइट। दूसरी बात Na+, अच्छा अब अगर Na+ रिलीज हो रहा है तो Na+ जो भी सॉल्ट बनाएगा, चाहे वो फॉस्फेट के साथ बनाए, चाहे वो हाइड्रोक्साइड के साथ बनाए, जिसके साथ भी बनाए, अगर वो एक्वियस सॉल्यूशन में होगा तो वो Na+ प्लस दैट आयन बन जाएगा, राइट। वो आयन फॉर्म में तैर रहे होंगे। तो NaCl वाला हम जब ही नहीं ले रहे। अगर वो रिएक्ट करता भी है, रिएक्ट करके अगर वो सॉलिड चीज बने, यानी सॉल्यूशन में से बाहर निकला है, प्रेसिपिटेट आउट है, तो फिर फर्क आएगा। लेकिन कैल्शियम और सोडियम की सॉल्ट्स क्या होती हैं, ज्यादातर सोल्यूबल ही होती हैं, राइट, दे आर सोल्यूबल। सो यहां पे अगर सोडियम क्लोराइड आप डाल भी दें और कोई रिएक्शन हो भी जाए, तो फिर भी दोनों मोस्ट प्रॉब्लम आयनिक स्टेट में ही रहने होगा। कैल्शियम क्लोराइड बन गया तो Ca2+ और Cl- के आयंस की तरह ही तैर रहा होगा सॉल्यूशन। अगर NaOH बन भी गया तो सोडियम प्लस और OH- की तरह ही तैर रहा होगा सॉल्यूशन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो नेट चेंज, ठीक है, बिकॉज सोडियम या फिर क्लोरीन डायरेक्टली इस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं कर सकते, वो बस सॉल्यूशन में जाके मिल जाएंगे। सर कैन यू रिपीट, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, अस्तगफिरुल्लाह। इतनी देर से मैं किसको समझा रहा था है? कैल्शियम वाली बात मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर भी लेते ना मेरा बेटा, तो अभी भी वो सॉल्यूशन में Ca2+ और Cl2- मानी C2Cl- की तरह ही होगा। इवन इफ calcium 2+ reacts with chloride, it is going to form CaCl2, but CaCl2 in aqueous solution is still Ca2+ plus Cl-, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो रिएक्ट कर भी जाए खदीजा, जब तक वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैल्शियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन वाटर, वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं करेगा, तो वो Ca2+ और Cl- आयंस ही रहेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्विलिब्रियम पे। इस इक्विलिब्रियम पे तब फर्क पड़ता जब ये प्रेसिपिटेट आउट कर जाती कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास यहां से। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइट हैंड साइड में बेरियम होता, यानी Barium 2+ होते और हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते और वो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट करता, तो फिर मैं कहता हाँ Ba2+ डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम 2+ डिक्रीज नहीं करेगा, वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं करेगा, ना सोडियम प्रेसिपिटेट आउट करेगा, ना हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट आउट करेंगे, कुछ भी नहीं करेगा। NaCl डाल भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा जैनब, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन ये था ना? अच्छा, gaseous hydrogen and gaseous iodine react to form gaseous hydrogen iodide. In an experiment, 2 mole of hydrogen and 2 mole of iodine are placed in a steel container of volume 1 dm cube. The Kc for this reaction under the conditions used is 9. How many moles of hydrogen iodide are present in at equilibrium? Okay, let's do the ice wala method. Let's do the ice wala method. ये लेते हैं, इसको यहां रखते हैं, ठीक है ना, IC लिखते हैं, ICE. Okay, they told you this is 2, this is also 2, right? 2 moles, 2 moles of hydrogen, 2 moles of iodine are placed in, ठीक है जी, 0 moles of that. अच्छा दूसरी बात ये देख लो, इसके कोई यूनिट्स नहीं है, तो मुझे वॉल्यूम को लेने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं, सीधा मोल्स में कर लो। अच्छा, देन दे हैव नॉट टोल्ड मी व्हाट इज एट द इक्विलिब्रियम, यानी आयोडीन का भी नहीं बताया, ना HI का, ना H2 का, तो मुझे वो नहीं पता। अच्छा, एक काम, मेरे ख्याल से इसको हमें प्रॉपर्ली इसको फिर मैथमेटिकली करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स कितने थे, इसके मोल्स के लेते x थे, राइट, लेट्स से दिस वर x। नाउ चेंज कितना आ गया इसमें, चेंज आ जाएगा इसमें +x का, राइट, और इन दोनों में कितना चेंज आ जाएगा, 2:1 का रेशियो, यानी इन दोनों में -x/2 -x/2 का चेंज आ जाएगा। तो इसकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 -x/2, और ये क्या बन जाएगी 2 -x/2। और मुझे पता है मेरा Kc क्या है, मेरा Kc जो है वो 9, सो 9 विल इक्वल टू HI स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय H2I2। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं। 9 HI स्क्वायर्ड क्या हो जाएगा, HI के इक्विलिब्रियम पे जो हमने कहा है वो x है, सो x स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय H2I2, सो 2 - x/2
इंटू 2 माइनस एक्स ओवर 2। क्वाड्रेटिक बन जाएगी, कोई मसले की बात नहीं, क्वाड्रेटिक बन भी जाए तो कोई परेशान होने वाली इसमें बात नहीं। तो 2 माइनस एक्स ओवर 2 का ये भी क्या बन गया, स्क्वायर हो गया। और क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व, इस वाली क्वाड्रेटिक को निहायत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पता है कैसे? ये देख रहे हो दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पूरी चीज पे स्क्वायर रूट मार सकता हूं और इधर भी स्क्वायर रूट मार दूंगा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3 विल इक्वल्स टू एक्स ओवर 2 माइनस एक्स बाई 2। लीनियर बन गई बेटा इक्वेशन, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब ये 3 2 जा 6 माइनस 3x बाई 2 equals to x and you solve for x. So 6 will equals to 1 plus 1.5 कितना हो जाएगा, 2.5, यानी 5 over 2x, and x will be equivalent to 12 divided by 5, which is 2.4. So x is working out to be your 2.4. तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई चीज आपको वाहियात जो है वो लग भी रही हो तो वो हो जाएगी। इतनी मैथ नहीं समझ आती, इसमें कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग। ये देख रहे हो, अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर, राइट। तो मैं अगर लिखूं 9 इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर, ये तो ओ लेवल्स में किया है तुम लोगों ने, क्लास 6 अलजेब्रा, स्क्वायर रूट 3 विल इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक से क्या होगा, ये लीनियर बन गई इक्वेशन, हो गया आपके पास सॉल्व पूरी चीज। तो यहाँ पे भी हुआ, दोनों चीजों पे स्क्वायर आ रहा है, पूरे पे स्क्वायर रूट लिया, दोनों स्क्वायर्स कैंसिल आउट हो गए, और फिर आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली, डिनोमिनेटर के ऊपर मल्टीप्लाई किया और आपने अपनी सारी कैलकुलेशन आगे कर ली, खत्म। सिंप्लीफिकेशन है बस। और क्वाड्रेटिक्स भी आती है, यू माइट हैव टू इवन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व नहीं करनी आती तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है ये। दूसरी बात ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाती है, तो आपको कैलकुलेटर वाले तरीका भी आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अच्छा, प्लस माइनस नहीं लेना, प्लस माइनस नहीं लोगे, इसका रीजन क्या है, बिकॉज केसी माइनस में नहीं आता कभी भी, केसी हमेशा पॉजिटिव में आता है। तुम इसका स्क्वायर रूट ले भी लोगे तो 9 का स्क्वायर रूट तुम ले भी लोगे तो +3 ही आना चाहिए, इसको -3 में नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हम -3 वाला ले नहीं रहे इसमें स्क्वायर रूट। 2.4 आया ना मेरे पास आंसर, 2.4। अच्छा जी, you could do trial and error in this question too, right? इक्वेशन बना के ट्रायल एंड एरर क्यों करना है जब इतनी सिंपल सी तुम्हारे पास है इक्वेशन जिसको तुम 2 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसको ट्रायल एंड एरर क्या करना है तुमने? अगर तुमसे ना हो रहा हो तो कर लो ट्रायल एंड एरर, लेकिन हो जाएगा, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं होती। बाकी ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर में भी सॉल्व हो जाती है, तो अगर नहीं पता तो फिर जाके सर्च कर सकते हो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कैलकुलेटर, वो 2 मिनट में हो जाता है। उसमें बस ए बी सी की वैल्यूज डालनी होती है, इट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर इट्स ऑन इट्स ओन। Yes, exactly. Why does the rate of a gaseous reaction increase when the pressure is increased at a constant temperature? D. There are more frequent collisions between the molecules. जब प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपके पास कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। The Boltzmann distribution for a mixture of gases capable of reaction is shown. The two curves represent the mixture of gases at 25 degrees Celsius and 35 degrees Celsius. ठीक है जी। अच्छा, 25 डिग्री सेल्सियस वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, क्योंकि इसकी पीक हायर है और पीछे की तरफ है। और ये वाला 35 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि इसकी पीक छोटी है और आगे की तरफ है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, the activation energies for the catalyzed and uncatalyzed reaction are also shown. तो catalyzed uncatalyzed reactions के लिए भी आपको दिखाई नहीं activation energies. Which row is correct? Number of particles with enough energy to react at 25 degrees Celsius in the catalyzed reaction. So catalyzed reaction में यहां तक है, और number of particles कितने हो जाएंगे, हमारा 25 वाला कर्व ये है, this one is the 25 वाला। तो 25 वाले कर्व का कितने हो गए, y plus z, so y plus z, y plus z। और number of particles with enough energy to react at 35 degrees Celsius in the uncatalyzed reaction. So uncatalyzed reaction भी देख लेते हैं। In the uncatalyzed, यानी ये देख रहे होंगे हम, यहाँ पे देख रहे होंगे, और कौन से वाले कर्व को, 35 डिग्री सेल्सियस वाले कर्व को। 35 डिग्री सेल्सियस वाला कर्व हमारा ये रहा, तो कितना हो गया, x और z, यानी x plus z करना पड़ जाएगा, आंसर इज गोइंग टू बी डी।
तो इसमें बस रियलाइज करना था और बस इसमें प्रॉपर्ली एरियाज को ऐड अप करना और कुछ नहीं करना है। अच्छा जी, विच ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड? Magnesium oxide, because magnesium oxide is basic. Base does not react with base. Acidic oxides या amphoteric oxides will react with the base. Sodium and sulfur are separately burned in oxygen. Each reaction has a distinctive color flame. Which row is correct? C. Sodium burns with a yellow flame. Sulfur burns with a blue flame. ठीक है जी. X and Y are elements in period 3 of the periodic table. Y has a greater atomic number than X. The stable ion formed by Y has a greater radius than the stable ion formed by X. The stable ion formed by Y has 18 electrons. Which row is correct? A. Number of electrons in the stable ion of X. 10. What? How can it be 10? अच्छा ठीक है 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 ठीक है. Element with the greater atomic radius. Okay, सही है. X and Y elements in the period 3 Y has greater atomic number than X. Y has a greater atomic number than X. यानी हमें ये पता है कि X यहाँ पे और Y कहीं आगे जाके है. ठीक है, अगर हमसे बात करें तो हम सबको पहले वैसे ही पता है कि अटोमिक रेडियस हमारा डिक्रीज करता है. अटोमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. तो एलिमेंट विद ग्रेटर अटोमिक रेडियस इज गोइंग टू बी X. दोनों ये वाले ऑप्शन हो जाएंगे. The stable ion formed by Y has a greater radius than the stable ion formed by X. उसका मतलब क्या है? Y is an anion, X is a cation. Because cation का छोटा होगा anion से. अगर हम cations को कंपेयर करें तो cations में भी रेडियस डिक्रीज ही कर रहा होता है और anions में भी देखें तो anions में भी रेडियस डिक्रीज कर रहा होगा. तो ये हमारा cation होगा और ये हमारा anion होगा. ठीक है जी. So 10, right? It will lose the electron. तो सोडियम और क्लोरीन लग रहे हैं ना, सोडियम या क्लोरीन और जो भी समथिंग लाइक दैट. चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे आप लोगों ने, फिर उनको सॉल्व करेंगे हम. कैटायन ज्यादा बड़े नहीं होते. कैटायंस बड़े नहीं होते ना, कैटायंस तो लूज करते ना इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पीछे वाले शेल में जाते हैं. एनायंस उसी शेल को भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स. सो एनायंस विल ऑलवेज हैव अ लार्जर एटॉमिक रेडियस देन द कैटायंस. atomic से रहा हूं, सॉरी, ionic radius, not atomic. X is a group 2 element in either period 3 or period 5. XOH2 is less soluble in water than CaOH2. When XNO3 is heated, it decomposes. Which row is correct? B is correct, right? Less soluble का मतलब क्या होगा? कैल्शियम से ऊपर होगा, because solubility increases down the group, so it must be above calcium. X is above calcium. above calcium कौन सा होता है? above calcium एक ही होता है, ग्रुप 2 में मैग्नीशियम होता है. और फिर अब इसकी इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन भी हम सबको पता है कि नाइट्रेट जो है वो ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनता है. सो बी इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? Which statement comparing magnesium and barium or their compounds is correct? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ए बी सी डी में से? Which statement is correct? There is only one statement that is correct, and that is C. The solubility of magnesium sulfate in water is greater than the solubility of barium sulfate in water. ठीक है, magnesium sulfate is मतलब सल्फेट्स की जो solubility होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. तो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, मैग्नीशियम सल्फेट वेरी वेरी सोल्यूबल है. So this is correct. Magnesium reacts with hydrochloric acid more rapidly than barium does. No, बेरियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बिकॉज डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ज्यादा आसान हो जाएगा उसके लिए. सो दिस इज रॉन्ग. 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स ऑफ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ गैस देन बेरियम कार्बोनेट. नो, दोनों सेम अमाउंट ऑफ गैस ही देंगे क्योंकि दोनों में उतना ही उनकी रिएक्शन की इक्वेशन वही होती है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. मैग्नीशियम कार्बोनेट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन लेस रैपिडली, यानी ये बोल जा रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है बेरियम कार्बोनेट से. ये भी हम सबको पता है, ये भी रॉन्ग होता है because down the group the thermal stability of the carbonates and nitrates
बोथ इंक्रीजेस, ठीक है। सो डी भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। द कलर्स ऑफ द सिल्वर हेलाइड्स AgCl, AgBr एंड AgI डिफर। The solubilities of these halides in aqueous ammonia also differ. Which row is correct? So the row that is correct is going to be A. AgBr का कलर हमारे पास क्रीम होता है, और सिल्वर हेलाइड that is most soluble in aqueous ammonia that is going to be your सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड वाले आपके पास हमेशा सबसे ज्यादा सोल्यूबल होंगे, ब्रोमीन वाला कॉन्सेंट्रेट में सोल्यूबल होता है, और आयोडाइड वाला किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूबल नहीं होता है इन अमोनिया, ठीक है। आगे चलते हैं 22 ऑनवर्ड्स 23। सर, इज बेरियम कार्बोनेट सोल्यूबल इन एसिडिक कंडीशंस? यस, बिकॉज बेरियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद एसिड, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड योर क्या कहते हैं, मेक अ सॉल्ट, वॉट एवर सॉल्ट, ठीक है, और वो सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व कर जाएगी, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बेरियम कार्बोनेट को आप रिएक्ट करती हैं विद HCl, तो वो क्या बन जाएगा, वो BaCl2 बन जाएगा प्लस H2O and then plus CO2, and BaCl2 is soluble, so therefore you will say barium carbonate is dissolving in an acid। वो रिएक्ट करके कोई और चीज बन गया जो आपके पास सोल्यूबल होती है आपके एसिड, ठीक है। ऑब्वियसली इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड है। अगर H2SO4 होगा तो फिर नहीं, H2SO4 में ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा, बल्कि कम सोल्यूबल जाएगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट इतना सोल्यूबल नहीं होता उसमें। लेकिन कार्बोनेट, अगर HCl की बात करो या नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हो, तो यस, उसमें जो है वो ज्यादा उसमें सोल्यूबल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। अच्छा, 23, the name chlorate is used for an anion containing of chlorine and oxygen only. In a molecule of ICl, the iodine atom has an oxidation number X and the chlorine atom has an oxidation number Y. When ICl is added to H2O, iodine is reduced. Which statement about the value of X or Y is correct? ठीक है, तो हमने X और Y के बारे में जो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, हमने उसको देखना है कि वो कौन सी हमारी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है कि नहीं। X is the same as the oxidation number of Cl in the chlorate ion formed when Cl2 is added to cold NaOH. X is the same as the oxidation number of chlorine in the chlorate ion when Cl2 is added to hot NaOH. Y is the same as the oxidation number of Cl in chlorate ion when Cl2 is added to cold NaOH, and Y is the same and blah blah blah. अच्छा, अगर हम इसमें देखेंगे ICl में, तो ICl में जाहिर बात है क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो -1 की ले रहा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और आयोडीन जो है वो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहा होगा इन ICl, राइट। H2O ऑक्सीजन इज -2, हाइड्रोजन इज +1। HCl में क्लोरीन इज -1, हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन में ये 0 हो गया और आयोडीन भी 0 हो गया। तो हमें ये नजर आ रहा है कि आयोडीन रिड्यूस हुआ है +1 से 0, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है -2 to 0। क्लोरीन को कुछ भी नहीं हुआ, क्लोरीन नाइदर रिड्यूस हुआ है नाइदर ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट। तो अगर हम बात करें इन अ मॉलिक्यूल, आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो X है, यानी X जो है वो बोला जा रहा है कि वो +1 है, आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, और क्लोरीन एटम हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Y, तो इसका मतलब Y जो है वो क्या बोला जा रहा है, Y बोला जा रहा है -1। अब चलो हम देख लेते हैं। X is the same as the oxidation number of Cl in the chlorate ion formed when Cl2 is added to cold NaOH। तो जब हम Cl2 को cold NaOH में डालते हैं तो क्या बनता है हमारे पास NaClO बनता है, राइट। और इसमें Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसमें Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट इंडीड +1 होती है, राइट। दिस इज +1 ओवर हियर, सो दिस सीम्स टू बी करेक्ट, A इज करेक्ट। X is the same as when you add in hot NaOH, तो hot NaOH में हम सबको पता है कि क्या बनता है, NaClO3 बनता है, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5 होती है, तो देयरफॉर B इज रॉन्ग। Y is the same as the oxidation number of chlorine, नहीं, Y तो -1 है, तो हम सबको पता है यहाँ पे जो है वो +1 है, और यहाँ पे जो है वो आपके पास +5, तो Y तो दोनों के बराबर नहीं है। Once again C and D are also wrong and the only correct statement is going to be A। इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके जी, which statement is correct? C is the correct statement, and ammonium ion is basic। ammonium ion is basic but because it can lose in H plus, lone pair होता है NH3 में, ammonium में नहीं होता, ammonium is NH4 plus, so therefore A is wrong। Nitrogen monoxide reacts with peroxyacetyl nitrate to produce a compound of photochemical smog, नहीं, it reacts with unburnt hydrocarbons to produce peroxyacetyl nitrate which is a component of photochemical smog। So it is not reacting with peroxyacetyl nitrate, ये बनाता है peroxy acetyl nitrate, ठीक है।
Nitrogen dioxide catalyzes the oxidation of atmospheric sulfur dioxide. Yes, NO2 plus SO2 equals to NO plus SO3. It does catalyze the formation of sulfur trioxide from sulfur dioxide. Nitrogen is very unreactive due to the very strong permanent dipole forces. This is also wrong. It is very unreactive because of the N triple bond है. ठीक है, परमानेंट डायपोल्स मेल्टिंग बॉइलिंग को एक्सप्लेन करेंगे, रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. अच्छा, फिर क्या आ गया हमारे पास? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर सी हो गया. The diagram shows the structural formula of a hydrocarbon molecule Q. How many of the atoms in the molecule Q are sp2 hybridized? अच्छा, sp2 वाले कौन कौन से होते हैं? वो तमाम जो आपके पास डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं वो क्या हो जाएंगे? वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, राइट? सो वन वी विल हैव दिस एज sp2, दूसरा ये sp2 होगा, तीसरा ये sp2 होगा, ये sp2 होगा और ये sp2 होगा. और ये दोनों नहीं होंगे बिकॉज ये ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, यानी ये sp होंगे. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले sp होते हैं, डबल बॉन्ड वाले sp2 होते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले आपके पास sp3 होते हैं. तो टोटल में कितना हो गए? 1 2 3 4 5 5 कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. नहीं, इट डज नॉट वर्क ऑलवेज, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेगा ये. ठीक है, जरूरी नहीं है हर दफा ये चल सके. तो एक सेकेंड है, 5 मैंने बोला, मैंने ज्यादा गिन लिए. काउंट लिटिल बिट मोर. ओ सॉरी, ये वाला नहीं है sp2 हाइब्रिडाइज्ड. देखो आ गई हमारे पास, ये वाला हाइब्रिडाइज्ड नहीं है sp2, क्योंकि ये जो है वो क्या होगा? ये दो पाई बॉन्ड बना रहा है ना. सो ये sp है, ये sp2 है, ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp2 होगा, और ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो ये भी sp2 होगा. ठीक है जी, जो दो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो sp होंगे, तो ये भी sp होगा, ये भी sp होगा. ठीक है, इसमें दो पाए हैं. सो 3 spo हैं और 4 sp2 हैं हमारे पास. ठीक है, यस. सो हमारे पास 25 का B4 हो जाएगा. अच्छा जी, आगे चलते हैं. कंपाउंड X is found in cell walls of some bacteria. Its structural formula is shown. ठीक है, ये कंपाउंड X है जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है. How many stereoisomers are there with this structural formula? So we need to see how many stereoisomers there will exist. Okay, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कहां कहां इसके पास सिस्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी और कहां कहां इसके पास कायरलिटी की पॉसिबिलिटी है. we'll have to look at all of that. तो लेट्स सी. अच्छा, अगर हम देखें, हेलो समीर, CH3 ये कायरल नहीं हो सकता. ये CH2 है 17, ये भी कायरल नहीं होंगे. ये सिस्ट्रॉन्स अलाउ करेगा. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू अलाउ सिस्ट्रॉन्स, तो हम एक सिस्ट्रॉन्स लिख लेते हैं. CH217 ये भी कायरल नहीं होंगे. CHOH, राइट, दिस वन विल बी कायरल आई बिलीव. ठीक है, C पे एक H आ जाएगा, एक OH आ जाएगा, एक ये सारी चीज चल रही है और एक आपके पास बाकी सारी. तो ये आपके पास आ गया कायरल. उसके अलावा हमारे पास कायरल और कौन सा होगा? आई थिंक ये वाला भी कायरल होगा. एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह ये चीज कनेक्टेड, एक जगह CH3, एक जगह CO2H. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कायरल. एंड ये कायरल नहीं होगा और ये भी कायरल नहीं होगा बिकॉज ये डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया. सो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं ऑफ स्टीरियोआइसोमरिज्म. तो मैं क्या कर दूंगा? मैं 2 to the power 3 कर दूंगा, तो मेरे पास 8 आ जाएगा आंसर फॉर D. ठीक है, सो 26 का हमारे पास D है. Structural isomerism only should be considered when answering this question. How many straight chain isomers are there with the molecular formula C4H8Cl2? Straight chain का मतलब क्या हो गया? आप मिथाइल्स को ब्रांच नहीं कर सकते. ठीक है, so I need to do only the straight chain ones. Let's see. अच्छा, C. मुझे इन चारों को स्ट्रेट चेन में रखना पड़ेगा, इनके अराउंड में और कुछ नहीं कर सकता. अच्छा, हाइड्रोजन आई थिंक बनाना यूजलेस होगा, तो हाइड्रोजन नहीं बनाते. बाकी ये है कि हमारे पास ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल हो गए ना, जस्ट लाइक C4H10 ब्यूटेन, तो उसमें H8 और Cl2 है. तो बस मुझे देखना है क्लोरीन की क्या क्या पोजीशंस हो सकते. सो देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद वन केस और फिर उसको चेंज करते हैं. सबसे पहले किस केस से शुरू करते हैं? बाय पुटिंग बोथ ऑफ द क्लोरीन्स ऑन वन कार्बन. सबसे इजी होता है कि आप दोनों क्लोरीन्स एक कार्बन डाल दें एंड देन आप उधर से आगे चलें. अच्छा, फिर जो है वो हम क्या करेंगे? हम एक क्लोरीन को नेक्स्ट वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे. ये कर दिया हमने. फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे?
फिर हम नेक्स्ट वंस अगेन यही करेंगे, हम इस क्लोरीन को यहां पे बदल देंगे, तो ये चेंज हो गए। ये था 1 1 डाइक्लोरो, ये हो गया था 1 2 डाइक्लोरो, ये हो गया 1 3 डाइक्लोरो, ठीक है। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन वंस अगेन कॉपी दिस एंड गेट दिस ओवर हियर। ये क्या बन जाएगा, ये वाला आपके पास बन जाएगा 1 4 डाइक्लोरो, ठीक है। 1 4 डाइक्लोरो बन गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों क्लोरीन्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक तो मैं ये बना चुका हूं, ठीक है, मैंने ये वाला बनाया। अब इससे देखते हैं इससे कोई और आइसोमर्स निकलने अगर मैं क्लोरीन को शिफ्ट करने की कोशिश करूं। सो इफ आई लुक एट दिस, सो आई थिंक वन मोर आइसोमर इज पॉसिबल इफ आई पुट दिस क्लोरीन ऑन टू ओवर हियर। तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, और ये 1 2 के बाद ये आ गया मेरे पास 2 3। जैसे भी देखोगे 2 3 होगा ये, राइट। और मेरे पास अभी तक मैंने 2 3 नहीं बनाया हुआ था, एक ये हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम फर्दर करें, इफ आई ट्राई टू शिफ्ट द क्लोरीन वंस मोर ऑन दिस, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो फिर ये डिफरेंट नहीं होगा, ये वाला वैसा ही बन जाएगा, 1 3 वाला बन जाएगा। तो इसका मतलब है और इसमें तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं आएगी इसमें। अच्छा, ये भी हमने चलो कर दिया। और क्या हो सकता है हमारे पास इसमें, हमारे पास इसमें एक और चीज ये हो सकती है कि हम जो है वो दोनों क्लोरीन्स को कार्बन नंबर 2 पे डाल, राइट। लेट्स आल्सो डू दैट। सो लेट्स आल्सो पुट बोथ द क्लोरीन्स और कार्बन नंबर 2। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट आइसोमर, क्योंकि हमने 2 2 भी अभी तक नहीं बनाया हुआ था। अच्छा, 3 3 बनाएंगे नहीं, क्योंकि 3 3 बनाऊंगा तो वापस से वो 2 2 हो जाएगा। सो आई डोंट नीड टू मेक द 3 3। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं इन दोनों क्लोरीन्स को उठा के यहाँ पे कर दूंगा थर्ड वाले पे, क्योंकि मुझे पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वंस अगेन ये 2 2 ही होगा, ठीक है। चाहे मैं उधर से देखूं या इधर से देखूं, काउंटिंग करते हुए तो ये होगा। तो मेरे पास 1 1 है और 2 2 है, ये मैंने बना लिया। 3 3 4 4 नहीं हो सकता। अच्छा, तो 1 1 में हमने देख लिया, पर हमने एक क्लोरीन को शिफ्ट करके देख लिया, हमने इसके अंदर भी चांसेस देख लिए अपने और क्या आ रहे हैं। अब जरा और भी फिर भी थोड़ा सा ट्रायल एंड करके देख लेते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं सारे आ गए या नहीं आ गए। इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं इसके अंदर कोई आइसोमरिज्म करना चाहूँ, यहाँ से क्लोरीन डाके यहाँ करूंगा तो वही बन जाएगा, और यहाँ करूंगा तो 1 2 बन जाएगा। 1 2 मैं पहले ही बना चुका हूँ। मैं 3 3 भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और कोई आइसोमर समझ में आ रहे किसी को? मेरे ख्याल से बस हो गए पूरे। सो लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे पास आ गए हैं, तो आवर आंसर इज गोइंग टू बी 6। What is true of every nucleophile? So what is true of every nucleophile? Walaikum assalam. It donates a lone pair of electrons. It is a single atom. It is negatively charged. It donates a lone pair of electrons. Nucleophile donate electrons, तो वो lone pair of electrons को donate करेगा, ठीक है। Obviously electron donating group होता है, ठीक है जी। तो ये donate कर देगा electrons पे। It is a single atom. मेरे से तो नहीं पूछा मेरे पर, तुम्हारा भी था आज पेपर का? हाउ वाज योर पेपर? अच्छा, वाई नॉट डी पेपर जिन जिन का था, कैसा हुआ आज? मुझे नहीं पता आज किसका पेपर था, मेरा खुद आज पेपर था। अच्छा हुआ, चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशी मेरा बच्चा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर, लेट्स से, तुमने कौन सी पढ़ी हुई है ऐसी जिसमें है, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ी है हमारे कोर्स में, दोनों जो थी वो OH माइनस अटैक करता विद इट्स लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज था, और वो था। आई एम गोइंग टू गिव यू अ रफ एग्जांपल, हमारे कोर्स में ये नहीं है लेकिन तुम्हें पता तो होगा, एक आइडिया तो मैं दे देता हूँ। तुमने A2 में पढ़ा हुआ है ऐसे भी। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल CH3, CH3, CH3 एंड देन Cl, ठीक है। एंड हाउ अबाउट वी परफॉर्म द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमोनिया, राइट। नाउ अमोनिया क्यों अटैक करता है? बिकॉज उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उस पर नेसेसरली कोई नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। सो ऐसी भी स्पीशीज होती है न्यूक्लियोफाइल्स, कोई जरूरी नहीं है उनके ऊपर हमेशा जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, दैट मेक्स इट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इट टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो उसका खुद का भी, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पास ये हो कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से चीजों को अटैक कर सके, राइट? सो नेगेटिव चार्ज इज नॉट इंपॉर्टेंट, it's important that it has a lone pair and it donates that lone pair to some other species. The diagram shows a synthetic route to produce 1-methyl cyclohexanol. तो CH3 है, HBr के साथ रिएक्ट करा, प्रोडक्ट X बनी, हीट किया और रिएजेंट Y डाला तो आपके पास CH3OH बन गया। अच्छा जी, अगर हम इसको देखेंगे HBr तो लेट्स सी प्रोडक्ट X क्या हो जाएगी हमारे पास। प्रोडक्ट X जो है वो हमारे पास ये हो जाएगी, इफ वी लुक एट दिस विल बी 1 2 3, so this is CH and this is 1 2 3 4, so this is C, and we all know bromine goes to the carbon which has hydrogen goes to the carbon which has more hydrogens. So out of the two, hydrogen basically यहाँ पे जाएगा और ब्रोमीन जो है वो बेसिकली इस वाले पे जाएगा, राइट? कार्बन वाले पे सिर्फ ब्रोमीन गया और CH वाले पे हाइड्रोजन चला गया, ठीक है? एंड देन यू डिड हीट एंड रिएजेंट वाई, वी नो हमने ब्रोमीन को जो है वो रिमूव किया हुआ है वाया OH से रिमूव कर दिया, एंड वी ऑल नो ये रिएजेंट क्या होता है, ये रिएजेंट होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्विस, राइट? सो वी विल यूज aqueous NaOH to perform the nucleophilic substitution, remove the bromine with the OH, ठीक है? तो ये आ गया आपके पास A29 है। X and Y are reagents required to convert 1-bromopropane into butanoic acid. तो ब्रोमीन को पहले रिप्लेस किया साइनाइड से एंड देन साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो सी, ब्रोमीन को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन को पहले हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से साइनाइड लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम वी यूज इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड या इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब यहां पे आपको देखो ये दिया हुआ है इथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड, इथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड। सो दीज टू आर करेक्ट, एंड देन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, साइनाइड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस एंड दिस इज करेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट। हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे, हम COO नेगेटिव बना रहे हैं, ये भी सही है, लेकिन ये अल्कलाइन करेगा, ये इसको CO नेगेटिव बनाएगा। वी डोंट वांट दैट, वी वांट इट टू बिकम COH। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी C। सर अगर NaOH से करते तो सॉल्ट मिलता ना, हाँ Na कार्बोक्सिलेट वाली सॉल्ट मिल जाती, O-Na ऐसे मिल जाता है, या Na नहीं भी लिखो वो स्पेक्टेटर आए हैं तो तुम सिर्फ O- भी लिख सकते हो यहाँ से H को, ठीक है? बोथ ऑफ द वेरिएंट्स आर करेक्ट। The table shows 3 sets of reagents and reaction conditions. तो reagent और आपको reaction condition show करी हुई है। Which sets of reagents and conditions can be used to produce 2-chloro-2-methyl propane as one of the organic products? तो हमें 2-chloro-2-methyl propane बनाना है as one of the organic products। 1 2 तो पक्का, चलो देख लेते हैं, पहले 1 को देख लेते हैं। 1 क्या दिया हुआ है, CH2, देन Ca, देन इस C पे CH3 की ब्रांच है, और एक और जो है वो एंड पे आपके पास CH3 है। यहां पे मेरे ख्याल से डबल बॉन्ड होगा, राइट? वरना हमारी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही। 4 हो गए, 1 2 3 4 होगा एंड चल छपा। अच्छा, जब मैं HCl डालूंगा इसमें तो हम सबको पता है HCl क्या होता है, HCl में हाइड्रोजन इधर जाएगा और क्लोरीन इधर जाएगा, हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन विद मोर हाइड्रोजन। सो 2-chloro-2-methyl propane बन रहा है, 2-chloro-2-methyl propane बन रहा है, ये तो बना रहा है, हमने 1 का देख लिया, ठीक है? दिस इज फॉर 1। लेट्स सी फॉर 2। 2 क्या है, हमें जो है वो CH3 CH3 OH CH3 SOCl2, वी नो ये क्या करेगा, ये इस OH को रिप्लेस करके Cl2 Cl में तब्दील कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसके अंदर। सो लेट्स सी CH3 then C, then we've got a CH3, then OH and then CH3। तो जब मैं SOCl2 इस्तेमाल करूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस करके किस चीज में तब्दील कर देगा, क्लोरीन में तब्दील कर देगा। क्या ये 2-chloro-2-methyl propane है? 2-chloro-2-methyl propane है, ये भी सही है, 2 भी सही है। अब 3 भी देख लेते हैं, CH3 CH CH3 CH3 and then Cl2। सो नंबर 3 भी देख लेते हैं। सो वी हैव गॉट CH3, then CH and then CH3 and a branch of CH3 on this। अच्छा, जाहिरन बात है ये क्या है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। क्या इसमें कोई भी चांस है कि आपके पास 2-chloro-2-methyl propane बन सकता है? हाँ, चांस है।
अगर हम इस आयरन को हटा के यहाँ पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दो फ्री रेडिकल सिचुएशन में, तो फिर हमारे पास 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बन सकता है। और वो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस दिस एज वन ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑल्दो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी इसकी, या बहुत ज्यादा कम तादाद में ये फॉर्म होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसी बन सकती है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो मेरे ख्याल से आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तीनों के अंदर हमारे पास पॉसिबिलिटी निकल रही है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनने की। हाँ, ये है कि 31 में जो 3 है उसमें बनने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कम है, लेकिन बनेगा जरूर। ठीक है, वो आपके पास एक अनकंट्रोलेबल होता है, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी दिस। एनी कंफ्यूजन दिस क्वेश्चन 31? ओके जी, आगे चलते हैं। What are the only structures formed when butane to all is heated with concentrated H2SO4? टेट्रामीथाइल मीथेन। बेटा टेट्रामीथाइल मीथेन क्या है ये? दैट इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला दैट यू रिटन। नेम गलत है इसका, जो भी लिखना चाहे। बी है। तो ब्यूटेन टू ऑल को जब आप डिहाइड्रेट करते हैं तो ब्यूट टू इन में सिस एंड ट्रांस ब्यूट टू इन और ब्यूट वन इन बनता है, राइट? ये तो हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है, वी ऑल नो दिस। व्हेन वी आर गोइंग टू डिहाइड्रेट ब्यूटेन टू ऑल, सो वी आर गोइंग टू गेट ब्यूट वन इन एंड सिस एंड ट्रांस ऑफ ब्यूट टू इन। सो बेसिकली हमने ये सारा देखना होगा कि हमारे पास किस में सारे दिए हुए। अच्छा, ये ब्यूटवनीन दिया हुआ है, ये ब्यूटुइन दिया हुआ है, लेकिन ट्रांस वाला दिया हुआ है, सिस वाला नहीं दिया हुआ। ये आ गया आपका ब्यूटुइन सिस, दिस इज सिस ब्यूटुइन, दिस इज ट्रांस ब्यूटुइन एंड दिस इज ब्यूटवनीन। सो बी लुक्स करेक्ट। ये क्या है? ये आपके पास ब्यूटवनीन है, ये आपका सिस ब्यूटुइन है, एंड दिस इज रॉन्ग। ये जो भी चीज है ये बन नहीं सकती है, ठीक है? यू कांट हैव दिस। एक ही कार्बन में 2 CH3s नहीं आ रहे इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है? ये किसी और चीज से बना है, ये ब्यूटेनॉल से नहीं बना, या ब्यूटेन टू ऑल से नहीं बना है, ठीक है? सो दिस इज रॉन्ग, ये वाला गलत है। बाकी ए और सी सही है, लेकिन सारे नहीं दिखा रहे, सारे सिर्फ और सिर्फ बी दिखा रहे हैं आपको। 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन। हाँ, फिर नहीं होता ऑब्वियसली, फिर 3 वुड बी राइट, फिर 3 वुड बी रॉन्ग। The compound leaf alcohol is responsible for the smell of new mown grass. ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड है लीफ अल्कोहल, ये जो स्मेल आती है ग्रास में से काटने के बाद, ये उसकी स्मेल होती है। What will be formed when leaf alcohol is oxidized using an excess of hot acidified K2Cr2O7? तो we will get C as the answer। ठीक है, ये याद रखना कि K2Cr2O7 कैन नॉट ऑक्सीडाइज अल्कीन। ठीक है ना, ये अल्कीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अल्कीन को ऑक्सीडाइज अगर आपने करना है तो आपको KMnO4 ही लाना पड़ेगा, या फिर जो है कोल्ड डाइल्यूट या फिर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, अल्कीन KMnO4 ही करेगा, K2Cr2O7 नहीं कर सकता। सो K2Cr2O7 विल नॉट रिएक्ट विद दिस, इट विल ओनली कन्वर्ट दिस इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके पास आपका स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड देन CO2H। C इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कंपाउंड X does not react with Tollens reagent, forms a yellow precipitate with alkaline aqueous iodine, does not react with sodium. Okay, so it does not react with sodium, इसका मतलब क्या है? इसमें OH का ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब अल्कोहल नहीं है। Forms a yellow precipitate with alkaline aqueous iodine। अच्छा, alkaline aqueous iodine के साथ क्या होता है? या तो मिथाइल कीटोन या तो सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल। हम अल्कोहल वाला ऑलरेडी कट ऑफ कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये मिथाइल कीटोन होगा। दिस मस्ट डेफिनेटली बी अ मिथाइल कीटोन। और ऊपर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें अल्डिहाइड वाला ग्रुप नहीं। ठीक है, सो वी नीड टू सी हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें मिथाइल कीटोन बता रहा है। सो लेट्स सी, आई बिलीव दिस ये है। ठीक है, ये तो एस्टर है, ये जो है वो अल्डिहाइड है, और ये लिखा हुआ वैसे गलत है जो भी लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्कोहल लग रहा है। अगर हम ऐसे ही देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी ही करेक्ट लग रहा है। ठीक है, विच कंपाउंड कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? Undergo nucleophilic addition,
पूरी लिस्ट में एक ही कार्बोनाइल दिया हुआ है जो आपका इथेनॉल है। C2H5COO CH3 is reacted with aqueous acid. Ester is reacted with aqueous acid. The product formed from this reaction are reacted with LiAlH4 to form two molecules Y and Z. What are the identities of molecules Y and Z? D. Okay जी, let's see. तो अगर मैं ये बनाऊं CH3 CH2 COO CH3, सो वी ऑल नो कि जब हम एस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहां से एस्टर बॉन्ड टूटेगा, ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी आपका अल्कोहल CH3OH, and this thing is going to become into your carboxylic acid CH3CH2COOH. Then if we are going to use LiLH4, LiLH4 cannot reduce alcohols any further, तो alcohols reduce नहीं होंगे, carboxylic acid reduce होके क्या बन जाएगा, it will reduce and form into CH3CH2OH. ठीक है, तो एक हमारे पास ये होगा और दूसरा वाला हमारे पास ये होगा. वी शुड हैव इथेनॉल, नहीं सॉरी एक मैंने कम कर दिया इधर, इथेनॉल नहीं है, प्रोपेनॉल होगा. ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड विल कन्वर्ट इनटू प्रोपेनवनॉल. So we've got propanol and methanol. So methanol and propanol, these two should be our answers. ठीक है, 36 is going to be D. Name of ester is going to be methyl ethanoate. ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया methyl और ये वाला पार्ट आया था कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाए, सॉरी इथेनोएट नहीं, प्रोपेनोएट. ठीक है, तो प्रोपेनोएट, तो नाम क्या बन जाएगा इसका, इसका नाम बन जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट. जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वो कार्बोक्सिलेट कर दो और उसके अलावा जो भी बच गया वो अल्कोहलिक पार्ट होगा, उसको आइल करके लिख दो, अल्काइल बना दो उसको. अच्छा, 37. A sample of propanoic acid of mass 3.7 grams reacts with an excess of magnesium. A second sample of propanoic acid of mass 3.7 grams reacts with an excess of sodium. Both reactions go to completion forming a gas. Which row is correct? Volume of gas formed with magnesium, volume of gas formed with sodium. अच्छा, propanoic acid. Propanoic acid क्या होगा, CH3 CH2 CO2H. जब हम इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां पे बस ये कैच है कि दोनों में सॉल्ट एक तरीके की नहीं बनती, राइट. सो वी नो कि इन द केस ऑफ मैग्नीशियम द सॉल्ट इज गोइंग टू बी CH3 CH2 CO2 2Mg, राइट, बिकॉज Mg इज अ 2+ कैटायन. सो 2+ और -1, तो ये बेसिकली ये वाली सॉल्ट बनेगी एंड यू विल ऑल्सो गेट हाइड्रोजन गैस. अब इसकी बैलेंसिंग कर लो, हमें दो चाहिए होंगे, ये 2 will react with 1 mg, ये बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एज अ होल हमारे पास लिबरेट आउट हो जाएगा. ये इसकी कंप्लीट बैलेंसिंग हो गई. आगे चलते हैं, सोडियम के साथ बनाते हैं. तो CH3 CH2 CO2H when reacts with sodium is going to form CH3 CH2 CO2Na and how many hydrogen? Just हाफ ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज अब सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो हम रिलीज करेंगे. यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होगी. ठीक है, ये दोनों बैलेंसिंग हो गई हमारे पास. अब हमें क्या पूछा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म्ड विद मैग्नीशियम एंड सोडियम. अच्छा, सोडियम का जो भी आंसर होगा उसका डबल होगा मैग्नीशियम का, राइट, बिकॉज हमें नजर आ रहा है कि उसका वो है. तो ऐसी देख सकते हैं हम, कर ले ऐसी कैलकुलेशन के बगैर 5 60 11 20 कर लें, या तसल्ली करनी है कैलकुलेशन के साथ. 37 का आंसर नहीं, गलत किया हमने. हाउ इन दी हेल इज इट ए, रेशियो तो उनके सेम है. अबे हाँ, सही कह रही हो, सही कह रही हो, सही कह रही हो. ठीक है, तो चलो ऐसे देख लो, बिल्कुल सही कहा जैनब ने. ये देखो यहाँ पे क्या है, 2:1 का रेशियो है, 2:1. एंड देन सिमिलरली इधर भी क्या है, 1:½ का रेशियो है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जिसको मैं 2:2 बेसिकली 1 लिख सकता हूँ. अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो 2:1 लिख सकता हूँ. तो रेशियो सेम है. तो अगर 3.7 ग्राम्स मैग्नीशियम वाली केस में रिएक्ट करें और 3.7 ग्राम्स सोडियम वाली में रिएक्ट करें, तो इसका मतलब दोनों केस में मोल तो सेम है.
In both of the cases, the moles are the same and the ratio is also the same. So that means in both cases you will get the same amount of hydrogen. ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, ज्यादा ऐसी नहीं करते, लेट्स जस्ट कैलकुलेट जल्दी से and get the answer out. So moles of your CH3, CH2, CO2H, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाय 12, 24, 36 प्लस 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 एंड 2 ऑक्सीजन, सो 2 इंटू 16 कितने आ रहे हैं मोल्स? 0.05 आ रहे हैं। अच्छा, 0.05 हमारे पास मोल्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने यहां पे 0.05 मोल्स इस्तेमाल किए तो वहां पे कितने बनेंगे, वहां पे हाफ बनेंगे, यानी 0.025। सिमिलरली यहां पे भी अगर हमने 0.05 मोल इस्तेमाल किए तो वहां पे कितने बनेंगे, वहां पे बनेंगे 0.025। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये लिखा हुआ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर हम रूम कंडीशंस देखें तो 24 डीएम क्यूब, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करते। सो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ दीज वैल्यूज विद 24 डीएम क्यूब, या एक ही को कर लें और आंसर निकाल लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 560 डीएम क्यूब अप्रोक्सीमेटली। 560 आ रहा है ना? क्या आ रहा है, यही आ रहा है या गलत सलत कर रहा हूँ कुछ? 560 सीएम क्यूब आ रहा होगा, डीएम क्यूब नहीं आ रहा होगा। सो 0.025 इंटू 24, 0.025 इंटू 24, 0.6 आ रहा है? ये मोल सही निकाले बेटा, और मैंने 24 ही कर दिया, बताया भी अभी 22.4 करना है, मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर, 22.4 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी। 0.025, 0.025 इंटू 22.4, 0.56 आ गया। ठीक है, वी आर गेटिंग 0.56 डीएम क्यूब, जिसको अगर हमें सीएम क्यूब में करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 560 सीएम क्यूब बन जाएगा, विच इज आंसर ए। दोनों में आंसर सेम आएगा, ए 560 सीएम क्यूब, 560। हाँ हाँ, ऐसी भी कर सकते हो समीर, कोई मसले की बात नहीं है। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज करेक्ट? इसमें अल्कीन भी है और इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप और भी है। इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू अ सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं बनेगा, एस्टर इसमें ग्रुप है, जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा CH3OH, ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, मीथानॉल बन जाएगा, और बाकी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होगा। सो इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड टू अ या हाइड्रोलाइज्ड टू अ सेकेंडरी अल्कोहल, मिथानॉल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। It can be made using ethanoic acid and a suitable alcohol. No, this is the acid वाला part. ये आपका acid वाला part है, ये ethanoic acid नहीं है. This is not ethanoic acid. So this is also wrong. It gives a positive test with alkaline aqueous iodine. क्या इसमें मिथाइल कीटोन है? नहीं। क्या इसमें सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल है? नहीं। तो सी भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। डी देख लेते हैं। When treated with hot acidified KMnO4, it gives CH3CO, CH2, COH as one of the product. तो hot concentrated KMnO4 के साथ जब रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, हमारा रप्चर हो जाएगा डबल बॉन्ड। So we can rupture the double bond. This part will become CO2 plus H2O, right? Because this is CH2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, इस पे एक जगह CH3 का ग्रुप है और दूसरी जगह CH2 का ग्रुप है। सो दिस विल टर्न इनटू अ कीटोन। सो दिस इज व्हाट इज गिवन, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CO2 CH3। अच्छा, इन्होंने एक और चीज इधर होशियारी ये करी है कि क्योंकि इन्होंने एसिडिफाइड बोला है तो साथ ही में इन्होंने एस्टर को भी हाइड्रोलाइज कर, दे हाइड्रोलाइज द एस्टर, कन्वर्टेड दिस इनटू CH3OH and they converted this into CO2H. So acidic conditions में एस्टर भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो आपके पास बेसिकली you will get ketone and over here you will get carboxylic acid. That is exactly what we have. So CH3, then C double bond O, then CH2 and then CO2H. Sir, can CH3, CH2OH and CH3OH both give? बेटा इथेनॉल दे सकता है पॉजिटिव आयोडाइड फॉर्म टेस्ट, और इथेनॉल दे सकता है, ठीक है, मीथेनॉल नहीं दे सकता।
ethanol, ethanal, and secondary methyl alcohols and methyl ketones. ठीक है, so this is the one that is correct. So D is the correct answer over here. I don't get why are we hydrolyzing the ester, because देखो उन्होंने acidic conditions इस्तेमाल करी है, right? So since they are using the acidic conditions और हम ऑलरेडी ऊपर वाले सारे के सारे गलत करके आ चुके हैं, तो उसका मतलब डी को सही होना पड़ेगा. अब पहले हमने उसको रियलाइज नहीं करना कि हाइड्रोलाइज हो भी रहा हो जाएगा वो, तो हमने रियलाइज नहीं करा. लेकिन जब हमने देखा कि यार ये बन सकता है, तो हाइड्रोलिसिस से ही बन सकता है. तो हमने देखा क्या ऐसी कोई कंडीशन दी हुई जिससे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो जाए, और ये आपने एसिडिक कंडीशन दी हुई है, आप उसको हीट भी कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोलाइज कर जाती है हमारे एस्टर को. इट हाइड्रोलाइजेस आवर एस्टर. केमेनोफोर नहीं रिएक्ट करेगा विद एस्टर, लेकिन जो एसिड है, जो एसिडिक कंडीशंस प्रोड्यूस करने के लिए किया है, वो जरूर एस्टर को हाइड्रोलाइज कर देगा. बेटा वाटर तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी होता ही है ना. डू यू कांट हैव यू कांट हैव दीज थिंग्स फ्लाइंग अराउंड. ऐसी सॉल्यूशन में होती है ना हमेशा ये. तो सॉल्यूशन में तो पानी होगा ही होगा. एसिड भी एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता अनलेस इट्स इन वाटर. KMnO4 इज आल्सो एडेड इन सॉल्यूशन फॉर्म, राइट? सो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको पानी स्पेसिफिकली बताने की किसी को जरूरत नहीं है, बिकॉज पानी इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर इन सॉल्यूशन. नहीं, एनी एसिड बेटा, HCl, H2SO4, HNO3, phosphoric acid, any acid can hydrolyze in ester. And alkalis can also hydrolyze in ester, alkaline hydrolysis. Synthetic resins can be made by polymerization of a variety of monomers, including propene to all, which structure represents the repeat unit of polypropene to prop-to-ene-1-ol. अच्छा, ये दिया हुआ है हमको prop-to-ene-1-ol. मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है? ट्रिक मैंने आपको ये बताई है कि जो दो कार्बन है जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इनको सीधा सीधा बना दिया करें. तो C डबल बॉन्ड C, फिर बाकी जो भी चीजें इनके ऊपर वो ऊपर नीचे करके बना दिया करें. तो H2 है पहले वाले पे, तो H2 ऊपर नीचे करके बना दिया. फिर एक जगह H है और दूसरी जगह हमारे पास क्या है? CH2OH. देन व्हाट आई हैव टू डू? आई विल हैव टू रिमूव द डबल बॉन्ड एंड पुट डंडियां आगे पीछे. ये बन जाएगा मेरा रिपीट यूनिट, इजी पीजी. तो अब मुझे देख लेना है कौन सा आ रहा है मेरे पास. तो CH2 CH एंड देन CH2OH. द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी. ठीक है, हमेशा ऐसे ही करिएगा. जबरदस्ती ओवर एफिशिएंट होके यहां से कुछ हटा के इसके आगे डंडियां वंडियां यूं नहीं मार दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा. आपको इसी तरह करके देखना है. एडिशन पॉलीमराइजेशन में यही अच्छी बात है कि बस सीधा सीधा बनाए, ऊपर नीचे करें चीजों को, और जो है वो डबल बॉन्ड हटा के उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें. विटामिन सी हैज द स्ट्रक्चर शोन. The mass spectrum of vitamin C has a molecular ion peak with a Me value of 176 and a relative abundance of 7%. What is the abundance of the M+1 peak? ठीक है, so what do we know about this? We know that the ratio of M is to M+1 is always 100 is to 1.1 N. Right? We know that. अब हम क्या कर सकते हैं? हमें ये पता है कि M peak की वैल्यू 7% है. We know that. Right? And I want to work out what is this value x. अब ये x निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? 1.1 n ढूंढना पड़ेगा. They have already given me the structure, so I can easily count the number of carbons present over here. Count कर ले. 1 2 3 4 5 6. So we have got 6 carbons. So in place of this n, what am I going to plug in? ये मैं कर दूंगा 1.1 into 6, यानी 6.6 बन जाएगा ये, right? And then we can solve this. So solve करने की कोशिश करते हैं. So इसको दोबारा से लिख लेते हैं. 100 is to 6.6, 7 is to x. Solve this. So we will get 100 x will equals to 6.6 into 7 and x will equals to 6.6 into 7 divided by 100. 0.462. सो ये हो गया आपका आंसर ए. ठीक है, और इसी के साथ केमिस्ट्री का भी पेपर 12 कंप्लीट हो गया. विंटर 24. हाय अल्लाह.